सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने अनुवाद कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उस अनुवाद कार्य में आपको कई बातें बताई गई थी, कई नियम बताए गए थे। इसके द्वारा आप अनुवाद कार्य को अच्छी तरीके से आप कर सकते थे। सबसे पहले हमने बताया था कि आपको कि अनुवाद कार्य में कुछ शब्द होते हैं जिनका ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। लकार, धातु, वचन, पुरुष, कारक, लिंग आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम लकार को अच्छी तरह से कर सकते हैं। हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने लकार के बारे में बात की थी। आपको बताया गया था कि लकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से लकार का क्या कार्य होता है, कहाँ पर वो काम में लिए जाते हैं। उस लकार के बाद में हमने आपको बताया था कि 5 जो लकार होते हैं वो मुख्य रूप से अनुवाद कार्य के लिए काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हमने डट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, फिर लोट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद धन लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद विधिंग लकार और सबसे लास्ट में जो हमने लकार का ज्ञान किया था वो था लिट लकार, भविष्यकाल। अब लकार का ज्ञान आप लोगों को हो चुका है कि कितने लकार हैं, कौन कौन से लकार में किस प्रकार से सब वाक्य बनाए जाते हैं, कौन से लकार का क्या कार्य होता है। अब लकार के बाद में जो दूसरे नंबर पे जो आता है हमारे कार्य में वो है धातु। धातु संस्कृत में धातु रूप भी आवश्यक रूप से आपको याद करने आवश्यक है, क्योंकि धातुओं के द्वारा ही, धातु रूप के द्वारा ही आप उस प्रकार को, वाक्य को आप बदल सकते हैं हिंदी से संस्कृत में। धातु की परिभाषा क्या है? तो धातु की परिभाषा है क्रिया का जिसके द्वारा निर्माण होता है, उसके मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। धातु की परिभाषा है क्रिया का जिसके द्वारा निर्माण होता है, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया का निर्माण होता है उसके मूल रूप को संस्कृत में हम धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, इत्यादि। पठ, लिख इत्यादि। संस्कृत में पठ धातु है, लिख धातु है और इसको क्रिया में क्या बोलेंगे अपन? क्रियापन तो क्रिया में हम इसको बोलेंगे पढ़ना, लिखना। जैसे हिंदी में क्रिया होती है वैसे संस्कृत में धातु होती है। हिंदी में हम पढ़ना काम में लेते हैं, लिखना काम में लेते हैं, बोलना काम में लेते हैं, लेकिन संस्कृत में हम जो काम में लेते हैं पठ, भू इत्यादि। ये तो है धातु की परिभाषा। अब धातु कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। संस्कृत में धातु के
3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए बच्चों? 3। संस्कृत में धातु के 3 भेद बताए गए हैं। पहला जो भेद है, पहला भेद है परस्मय। परस्मय पद। दूसरी जो भेद है इसका आत्मीय पद। तीसरा जो धातु का भेद है वह है उभय पद। परस्मय पद की धातु में जिनका सामान्य रूप से सामान्य वाक्य में जिनका प्रयोग किया जाता है वो परस्मय पद की धातुएं होती है। सामान्य रूप से जिन धातु का प्रयोग होता है सामान्य रूप से जिन धातु का प्रयोग होता है वो होता है परस्मय पद में। जैसे पठ धातु है, लिख धातु है, पठ लिख, वद आदि ये तो सामान्य रूप से काम में लेते हैं परस्मय पद की धातु में। आत्मीय पद की धातु में किसी विशेष रूप से काम में ली जाने वाली विशेष रूप से काम में दी जाने वाली। इसमें कौन कौन सी धातुएं आती है? वैसे तो बहुत सारी धातुएं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे मुद। मुद धातु है, मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना, मुद का प्रसन्न। दूसरा है रुच। तीसरी सेव आदि। ऐसी और भी कई धातुएं हैं जिनका प्रयोग आत्मीय पद की धातुओं में किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं धातु का तीसरा रूप उभय पद। उभय पद धातु कौन सी होती है? जो परस्मय पद और आत्मीय पद दोनों की धातुएं उभय पद में आती है। यानी कि जो धातु परस्मय पद में भी आएगी, आत्मीय पद में आएगी, वही धातुएं उभय पद में आती है। यानी कि ये जो धातुएं परस्मय पद और आत्मीय पद, इसके अंदर जो कॉमन रूप से जो धातुएं आती हैं वही धातुएं उभय पद में भी आती हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी दोनों कौन सी? परस्मय और आत्मीय पद। उभय पद में कौन कौन सी धातु आती है? नी धातु आती है, हर धातु आती है आदि। इस प्रकार से धातु के 3 भेद हुए, परस्मय पद, आत्मीय पद, उभय पद। सामान्य रूप से जो धातुएं काम में आती है वो परस्मय पद में आती है, और किसी विशेष कार्य विशेष रूप से काम में आती है वो आत्मीय पद में आती है, और उभय पद जो दोनों में ही काम में ली जाती है वो उभय पद में आती है। लकार का आपको ज्ञान हो गया है, धातुओं का आपको ज्ञान हो गया है कि कौन कौन सी धातुएं होती हैं। उसके बाद हम अनुवाद कार्य में जो प्रमुख रूप से जिनका ज्ञान होना चाहिए वो है पुरुष। पुरुष अनुवाद कार्य के लिए पुरुष का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष,
दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। तो बच्चों पुरुष कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब इन तीनों के बारे में हम सामान्य जानकारी बताते हैं। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, वह आता है प्रथम पुरुष। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। रमेश वहां जाता है। प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम के रूप काम में आते हैं वह होते हैं सह, तो, ते। सह, तो, ते। यानी सह का अर्थ होता है वह, तो का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वह, वे दोनों, वे सब। इस प्रकार से ये तो हुआ प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के बारे में हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। और मध्यम पुरुष के लिए हम युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं। युष्मत शब्द युष्मत शब्द कौन से होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो त्वम, युवाम, यूयम यानी कि तुम दोनों, तुम सब, इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण यथा,
तुम कल कहाँ गए थे? तुम कल कहाँ गए थे? दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तुम कल कहाँ गए थे। तो हम इसकी संस्कृत कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे तुम लिखा है, तुम के लिए हमने त्वम, तो त्वम यानी तुम कल गए थे। कल कहाँ गए? कल यानी बीते हुए कल के बारे में बताया जा रहा है, तो बीते हुए कल के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करेंगे, त्वम य। कहाँ, कहाँ के लिए ये अव्यय शब्द है, इसके लिए हम प्रयोग में लेते हैं कुत्र। और गए थे भूतकाल का वाक्य है और गम धातु है, तो भूतकाल के वाक्य के लिए आएगा त्वम, मध्यम पुरुष में है तो एगच्छ। तुम यह कुत्र गच्छ, तुम कल कहाँ गए थे। इस प्रकार से ये मध्यम पुरुष का वाक्य था। और मध्यम पुरुष की परिभाषा थी जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष के लिए हम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो होता है विश्व शब्द। विश्व में शब्द कैसे चलते हैं? त्वम, युवम, यूयम, त्वाम, युवम, स्मान इत्यादि। उदाहरण के लिए हमने लिखा था तुम कल कहाँ गए थे। संस्कृत में बनाया हमने इसका त्वम यह कुत्र गच्छ, तुम कल कहाँ गए थे। प्रथम पुरुष के बारे में बता चुके हैं हम, मध्यम पुरुष के बारे में बता चुके हैं। अब उसके बाद में तीसरा जो अंतिम पुरुष है वह है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जब व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है या स्वयं के बारे में जानकारी देता है वह होता है उत्तम पुरुष। जब व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है या अपनी कोई जानकारी देना चाहता है, उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द में आते हैं। अस्मत् शब्द यानी कि उत्तम पुरुष के जो भी वाक्य होंगे वो अस्मत् शब्द के द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। अस्मत् शब्द में कौन कौन से आते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब उत्तम पुरुष के लिए हमने परिभाषा में देखी, जब व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है या अपनी स्वयं की कोई जानकारी देना चाहता है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द के रूप में काम आते हैं। अस्मत् शब्द में कौन कौन से आते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। ये तो हमने जान लिया। उदाहरण देखते हैं हम इसके। उदाहरण है मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं।
अब मैं के लिए हमने कौन सा शब्द लिखा? अहम। तो मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी? अहम। मैं विद्यालय जाता हूं, विद्यालय को चिन्ह आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद्यालय शब्द से विद्यालयम। अब जाता हूं यहाँ पे गम धातु है और गम धातु के उत्तम पुरुष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गम धातु का उत्तम पुरुष और लकार कौन सा आएगा इसमें? वर्तमान काल, क्योंकि मैं जा रहा हूं, जाता हूं, ताते दी रहे हैं, रहे, उसके लिए हम घट लकार वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। तो गम धातु से उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है गच्छामि। कौन सा आता है? गच्छामि। तो इस प्रकार से हमने पुरुष के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? जब व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बातचीत करता है या अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है, वह कहलाता है प्रथम पुरुष। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाएगा, वे दोनों खेल रहे हैं, वे दोनों खेलते हैं, इस तरह से। और उसके लिए हमने कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया था? स, तो, ते। स मतलब वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। उसके बाद में दूसरा जो हमारा पुरुष था वह है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और मध्यम पुरुष का ज्ञान कराने के लिए हम युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं। और युष्मत शब्द में किस तरह से शब्द करते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उदाहरण के लिए तुम कल कहाँ गए थे। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा पुरुष है वह है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में बताया जब व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है, यानी कि अपनी जानकारी बताता है या अपना ज्ञान देता है, तो उसके लिए हम अस्मत् शब्द का प्रयोग करेंगे। और अस्मत् शब्द के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम का होता है मैं, आवाम का होता है हम दोनों, वयम का होता है हम सब। और उदाहरण में देखो, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं की संस्कृत अहम, विद्यालय की संस्कृत नहीं विद्यालयम, जाता हूँ गच्छामि। इस प्रकार से हमने पुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। अब अनुवाद कार्य में पहला चरण लकारों के बारे में, दूसरा धातु और तीसरा पुरुष। अब पुरुष के बाद में अनुवाद कार्य में जिनका प्रयोग किया जाता है वो होते हैं वचन। अब हम वचन के बारे में बताते हैं आपको। वैसे तो आप सब जानते हैं कि वचन कितने होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं और हिंदी में कितने वचन होते हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, और अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। वचन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या के बारे में बताया जाता है तो वो वचन के अंदर आते हैं। जैसे एक व्यक्ति तो एक वचन, 2 व्यक्ति द्विवचन, और 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं वो बहुवचन में आते हैं। ये तो संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति और एक वचन से अधिक बहुवचन में आ जाते हैं। बात हम संस्कृत की करें तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के वचन होते हैं। पहला जो वचन है वह कहलाता है एक वचनम। दूसरा जो वचन है वो कहलाता है द्विवचनम। तीसरा जो वचन है वो कहलाता है बहुवचनम। अब एक वचन जब किसी एक व्यक्ति
या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है वह एकवचन कहलाता है। एकवचन यानी एक व्यक्ति। उदाहरण, सह बालक। सह मतलब वह, बालक है बालक, वह बालक है। वह बालक है यानी कि एक बालक के बारे में बताया जा रहा है, तो वह एक बालक है। दूसरा हम इसको उदाहरण लेते हैं, तत्व पुस्तकम। तत्व पुस्तकम या फिर तत्व मतलब वह, पुस्तकम मतलब पुस्तक, वह एक पुस्तक है। इस प्रकार से एक वचन का हमने ज्ञान किया है। अब एक वचन के बाद में हम लेते हैं द्विवचन। द्विवचन, द्वि का मतलब हो गया दो, अर्थात जब दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है वह द्विवचन कहलाता है। अर्थात जब दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है वह द्विवचन कहलाता है। उदाहरण, तौ बालको। तौ बालको, तौ का मतलब हो गया वे दोनों, बालको मतलब बालक हैं। तौ बालको, वे दोनों बालक हैं। यहाँ पे दो बालकों की बातचीत हो रही है, दो बालकों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये द्विवचन का वाक्य है। तो इस प्रकार ये द्विवचन का वाक्य और उदाहरण परिभाषा है। अब द्विवचन के बाद में हम जो ले रहे हैं वो हमारा लास्ट है वचन, बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा क्या है? जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में ज्ञान होता है वह बहुवचन कहलाता है। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में ज्ञान होता है वह बहुवचन कहलाता है। अब बहुवचन के उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है
यूयं कुत्र गच्छत। यूयं कुत्र गच्छत। यूयं, अब यूयं का अर्थ हो गया तुम सब। तुम सब अर्थात दो से ज्यादा व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा वस्तुएं हैं, या तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बताया तुम सब कुत्र कहाँ गच्छत जा रहे हो। तुम सब कहाँ जा रहे हो। एक और उदाहरण देखते हैं आप। ते बालकः। ते यानी वे सब, यानी कि दो से ज्यादा हैं तो कितने हो गए, वे सब। बालकः मतलब बालक हैं, वे सब बालक हैं। तो बहुवचन की परिभाषा है जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज्ञान होता है वह बहुवचन कहलाता है। उदाहरण यूयं कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। ते बालकः, वे सब बालक हैं। तो अनुवाद कार्य में हमने लकार के बारे में जाना, धातु के बारे में जाना, पुरुष के बारे में जाना और वचन के बारे में जाना। अब अनुवाद कार्य का अगला जो शब्द आता है इसका प्रयोग हम अनुवाद कार्य में करते हैं, वो है लिंग। अनुवाद कार्य करने के लिए लकार, धातु, पुरुष, वचन, लिंग का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। अगर लिंग का ज्ञान नहीं होगा तो स्त्रीलिंग के वाक्य को पुल्लिंग में कर दोगे और पुल्लिंग के वाक्य को स्त्रीलिंग में कर दोगे, या फिर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में नहीं आता है उसमें नपुंसकलिंग में कर दोगे। तो लिंग का ज्ञान भी अनुवाद कार्य के लिए बहुत जरूरी है। तो लिंग की परिभाषा कहते हैं जिसके द्वारा स्त्री या पुरुष या फिर जो दोनों श्रेणियों में न आकर अन्य श्रेणी में गिना जाता है। जो स्त्री या पुरुष इन दोनों श्रेणियों में नहीं आकर अन्य श्रेणी में गिना जाता है या ज्ञान कराता है, वह लिंग कहलाता है। अब लिंग की परिभाषा जिसके द्वारा स्त्री या पुरुष, यानी कि जिसके द्वारा कि स्त्री या पुरुष का ज्ञान होता है या फिर जो न स्त्री और न पुरुष में आकर किसी अन्य श्रेणी में गिना जाता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के संस्कृत में तीन भेद है। लिंग के तीन भेद हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग।
इन तीनों का ज्ञान भी अनुवाद कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अब पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। जिसके द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। और जिसके द्वारा जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों ही श्रेणियों में नहीं आता है वो नपुंसकलिंग में आता है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के द्वारा हमने लिंग का भी ज्ञान कर लिया है। तो इस प्रकार से धातु, कारक, लिंग, लकार इत्यादि का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद में जो आता है अनुवाद कार्य के लिए वो है कारक। कारक सामान्य रूप से सामान्य परिभाषा है कि जो क्रिया के द्वारा किया जाता है वह कारक कहलाता है। इस कारक के बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ाए थे तुमको धातु पढ़ाया था, लिंग पढ़ाए थे, पुरुष पढ़ाए थे, उसके वचन पढ़ाए थे, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे उससे संबंधित मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन ये बताइए कि धातु किसे कहते हैं? ठीक है, क्रिया के द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसको मूल रूप में धातु कहते हैं। उसके बाद मैंने पुरुष पढ़ाया था, तो बताइए पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के पुरुष बताए थे। कौन कौन से पुरुष थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष के बाद में लिंग के बारे में बताइए। तो लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन, वचन किसे कहते हैं? संख्या का बोध कराने वाले को वचन कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाए थे धातु, पुल्लिंग, पुरुष, वचन इत्यादि का ज्ञान तुमको करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे कार्य के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में विस्तार से आपको